सो वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे, आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आज का जो न्यूज़ है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। आज 19 दिसंबर है और 19 दिसंबर की द हिंदू का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये न्यूज़ जो है न्यूज़ की तरह नहीं है। ये न्यूज़ आपके एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर जो पूछे जाएंगे, आपके चाहे प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो या मेंस एग्ज़ाम हो, उस मेंस और प्रीलिम्स पर आधारित है। साथ साथ में हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और मेंस के कुछ प्रश्न को भी देखने की कोशिश करेंगे कि वास्तविक रूप से यूपीएससी में प्रश्न कैसा पूछा जाता है। सबसे पहली बात, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस आपके समय पर आ जाए, इसके लिए बेहतर होगा कि बेल आइकन को प्रेस कर ले और बाकी को लाइक सब्सक्राइब करना ये आपका काम है। चलिए कर देंगे तो अच्छा होगा, भला हो जाएगा संस्थान का। तो शुरू करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसकी चर्चा करने। आज न्यूज़ में हम लोग को क्या पढ़ने वाले हैं, डेली न्यूज़ में आज देख सकते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले आप देखो कि पेज नंबर 2 पर है जीएस थर्ड का न्यूज़ है। पेज नंबर 2 पर जीएस थर्ड का न्यूज़ है। पेज नंबर 2 पर इन्वायरमेंट जीएस थर्ड का न्यूज़ है आपका। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट टैग ऑलमोस्ट ब्लाइंड गंगाज रिवर डॉल्फिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। यानी भारत में पहली बार आपको गंगा रिवर डॉल्फिन जो है देखने को मिल रहा है। आपको ऑलमोस्ट ब्लाइंड गंगा रिवर डॉल्फिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इसके बारे में डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे कि गंगा रिवर डॉल्फिन क्या है, उसके की फीचर क्या है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हैबिटेट्स क्या है ना, उसका आईयूसीएन क्या है, ये सब कुछ इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में, आपके प्रीलिम्स से, आपके मेंस एग्जाम में आ सकता है। ये सारा कहानी हम इसके बारे में पढ़ने वाले। सेम जो है प्रीलिम्स फैक्ट है, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ सकता है। ये पूछेगा पेज नंबर 3 पर इसरो से संबंधित, इसरो बिगेन असेंबली फॉर HLVM3 फॉर गगनयान फ्लाइट के लिए। गगनयान फ्लाइट्स के लिए आपको पता है कि गगनयान हम लोग भेज रहे हैं, तो उससे संबंधित आपका 13 नंबर पेज पर एक प्रीलिम्स फैक्ट से रिलेटेड है ओपेक्स प्लस। आपने IR इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में और अंतरराष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ओपेक्स प्लस के बारे में, ओपेक्स के बारे में, G20 के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, ACO के बारे में, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पर आपको ओपेक्स प्लस के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे कि ट्रम्प के अंदर में इसका क्या आउटपुट हो सकता है। फिर एक न्यूज है आपका आर्कटिक टुंड्रा से रिलेटेड और एक न्यूज है आपका वाइगा ट्राइब्स से रिलेटेड आपका, और एक न्यूज है पेज नंबर 8 पर एडिटोरियल है जो हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कि स्ट्रेंथनिंग द रूट्स ऑफ एग्री कार्बन मार्केट के बारे में। तो चलिए डिटेल से पढ़ते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स को पढ़ते। सबसे पहला यही न्यूज है आपका, ये देख सकते हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट टैग ऑलमोस्ट ब्लाइंड गंगा रिवर डॉल्फिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये है क्या। आपको बता दूं कि ये जो है, सबसे पहले आपको गंगा रिवर डॉल्फिन के बारे में आपको समझना चाहिए। यहां पर ये कहा जा रहा है कि एक टीम जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटिव टीम, ये मोस्ट ब्लाइंड गंगा रिवर डॉल्फिन के बारे में पहली बार खोज किया है। अब आपको ये समझ में आया कि एग्जाम में पूछेगा, तो एग्जाम में पूछेगा कि गंगा रिवर डॉल्फिन क्या होता है। तो गंगा रिवर जो डॉल्फिन है वो डिक्लेयर किया गया है इंडियाज का नेशनल एक्वेटिक एनिमल। 2009 में भारत के राष्ट्रीय जलीय जंतु के तौर पर गंगा रिवर डॉल्फिन को डिक्लेयर किया गया। कब? 2009 में। और वो इंडेंजर है, वो फ्रेश वाटर में रहता है। ये ज्यादातर किस रिवर में रहती है? ये गंगा में रहती है, ब्रह्मपुत्रा में, मेघना में, ये रिवर सिस्टम में रहता है। तो आपके एग्जाम में क्या पूछेगा? आपके एग्जाम में यही पूछेगा, आपका गंगा रिवर डॉल्फिन के बारे में पूछेगा। गंगा रिवर डॉल्फिन के बारे में कि गंगा रिवर डॉल्फिन क्या है साहब? तो गंगा रिवर डॉल्फिन जो है डिक्लेयर किया गया इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल। कब? 2009 में। इंडिया के एक्वेटिक नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स 2009 में फ्रेश वाटर में रहता है। कौन कौन सी नदियों में ज्यादातर मिलती है? आपको गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा, आपको मेघना, आप देख सकते हो गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना रिवर में आपको मिलती है। और क्या एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? इसको जो असम में ज्यादातर इसको सुसु के नाम से जानते हैं, सुसु, है ना। तो सुसु जो है इंडिकेटर है आपका हेल्थ ऑफ द रिवर इकोसिस्टम ड्यू टू एपेक्स प्रेडेटर के तौर पर इसको सुसु भी कहा जाता है। अब वो वाला सुसु नहीं जो आप सोच रहे हैं,
तो सुसु बिकॉज ऑफ दैट कि ये जो है सोनिक, ये आप कह सकते हैं कि इको लोकेशंस बेसिस पर होता है। अब इसके की फीचर्स के बारे में हम समझते हैं कि इसका मेन की फीचर्स क्या है। तो इसका जो मेन की फीचर्स है जिसकी चर्चा हम यहां पर करते हैं, इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो करीब करीब वो ब्लाइंड होता है, उसको दिखता नहीं है। तो दिखता नहीं है तो कैसे शिकार करता है, कैसे चलता है? तो जाहिर सी बात है, ये प्रश्न है, सिंपल सी बात है। तो ये ज्यादातर इको लोकेशंस टू नेविगेट एंड हंट के लिए, वो इको सिस्टम उसके अंदर में जो है ना, आप सोन इस तरीके के एक तरीके से सोनर वेव छोड़ता है वो, है ना, उसके कारण से वो नेविगेट करता है और हंट करता है। और ज्यादातर ये प्रीफर करता है स्लो मूविंग वाटर्स में आपको रहना पसंद करता है, जिसकी डेप्थ जो है काफी गहरा हो, स्लो वाटर मूविंग हो, ताकि वहां से उनको आसानी से प्रे यानी कि उसका शिकार मिल जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको देखने को मिलेगी। अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पर और देखो क्या है भाई, तो इसका फिजिकल हैबिटेट्स हमने बता दिया। डाइट्स की बात करो, अगर हम डाइट्स की बात करें तो आपको कार्निवोरस है। कार्निवोरस का मतलब वो मांस भी खा लेता है, घास फूस भी खा लेता है, हार्बीवोरस प्लस कार्निवोरस है वो क्या है, ओमनीवोरस नहीं, सॉरी, कार्निवोरस है। कार्निवोरस का मतलब कह सकते हो कि मांस खाता है, प्राइमरी फिश खाता है आपका। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मैंने कहा आपको ये भिन्न भिन्न प्रकार के रिवर सिस्टम में पाया जाता है। ये गंगा में पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र में पाया जाता है, आपको मेघना में पाया जाता है। इसी प्रकार से और भी रिवर है आपका, जिसके सांगू रिवर है आपका, कर्णाफुली सांगू, ये इंडिया के अंदर में, नेपाल के अंदर में पाया जाता है, बांग्लादेश के अंदर में पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है। ये ज्यादातर इसकी पॉपुलेशन जो है आपको एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर के कारण से धीरे धीरे कम होता जा रहा है कि नहीं। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो की स्टोन स्पीसीज है आपका, यानी कि आपको रिवाइन जो इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। कह सकते हैं कि अगर मान लिया ये कम होगा तो जाहिर सी बात है कि भाई धीरे धीरे बाकी के जो रिवर सिस्टम में जो जीव जंतु हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो इसका रोल बहुत ज्यादा है रिवाइन इकोसिस्टम में। दूसरी बात अगर हम बात करें ओवरऑल ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में रहता है। अगर मान लिया कि फ्रेश वाटर सिस्टम में अगर कम मिल रहा है, इसका वाटर फ्रेश नहीं, इसका मतलब इसीलिए IUCN स्टेटस में इसको इन डेंजर रखा गया है और सिट्स अपेंडिक्स में फर्स्ट में रखा गया है। ये इससे रिलेटेड है आपका। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। साथ में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट में भी रखा गया। इसका सबसे मेजर थ्रेट क्या है भाई, तो मेजर थ्रेट है आजकल पॉल्यूशन, हम लोग वाटर पॉल्यूशन बहुत करते हैं ना, तो मेजर थ्रेट यही है कि इसका हैबिटेट दिन पर दिन खत्म हो रहा है। इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, अर्बन रन ऑफ, ये सब पॉल्यूशन के कारण से वाटर के पॉल्यूशन जो फ्रेश वाटर खत्म होते जा रहे। डैम और बैराज बनने के कारण से जो है ना उसके हैबिटेट्स फ्रेगमेंटेड हो रहे हैं। साथ साथ में उसकी पॉपुलेशन कनेक्टिविटी जो है दिन पर दिन कम होता जा रहा है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसी प्रकार से हम बात करते हैं बाई कैच और हंटिंग। आजकल जो है फिशिंग नेट्स में फंस जाता है। दूसरी बात है कि ऑयल और मीट में इसकी काफी यूज होता है। दूसरी बात है कि वाटर एब्स्ट्रैक्शन। तो ये सारा जो है इसके अंदर में आपके एग्जाम के तौर पे ये आप देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट। अब इससे संबंधित भारत सरकार ने किस प्रकार के प्रोग्राम चलाया है, ताकि इसके किस प्रकार के प्रोग्राम चलाया है ताकि जो है इसको रोका जा सके। तो कंजर्वेशन के लिए भारत सरकार ने 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया था। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया ताकि रिवर और मरीन दोनों जगह डॉल्फिन को कंजर्व किया जाए। साथ साथ में हम देख सकते हैं कि डेजिग्नेटेड डॉल्फिन सेंचुरी बनाया है। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी बिहार में बनाया है। विक्रमशिला डॉल्फिन आपको बिहार में बनाया। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी कहां है, बिहार में। तो अब बीपीएससी वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी पूछ सकता है। टेक्नोलॉजी सैटेलाइट स्टैपिंग सिस्टम है आपका, ठीक है। लेजिस्लेटिव मेजरमेंट भी बहुत सारे एक्ट इससे रिलेटेड बनाए गए हैं। तो ये पहला न्यूज था जो आपके एग्जाम में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिला, आपको यहां पर कंजर्व करने के लिए। दूसरा इससे क्या है भाई, आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है इससे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल एक्वेटिक एनिमल इन इंडिया। यूपीएससी के 2015 में प्रश्न पूछा गया था। यूपीएससी के 2015 में प्रश्न पूछा गया था। हालांकि आज के लिए बड़ा आसान आपको लग रहा होगा, लेकिन शुरुआती दौर में जब आया तो आसान नहीं था। तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ऑलिवा, रेड लिस्ट, गैंगेटिक डॉल्फिन और घड़ियाल। तो करेक्ट आंसर क्या होंगे कि गैंगेटिक डॉल्फिन इसके करेक्ट आंसर होंगे। चलिए दूसरे न्यूज की तरफ चलते हैं। दूसरा न्यूज है आपका इसरो से रिलेटेड। दूसरा न्यूज है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑन वेडनेसडे
उसने क्या किया है, एक ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 फॉर गगनयान मिशन के लिए उन्होंने तैयार किया है। अब ये आपको समझना होगा गगनयान मिशन के बारे में कि दरअसल ये पूरा है क्या, ये किस प्रकार की असेंबली की बात की जा रही है। तो दरअसल जो है HLVM3 की जो असेंबलिंग हो रही है, असेंबलिंग यानी कि सब जोड़ा जा रहा है सारे पार्ट को, कहां पर, वो SDSC में हो रहा है, सतीश धवन स्पेस सेंटर में आपको हो रहा है। अब इसके बारे से रिलेटेड आपको बता दूं, यहां से ये चीजें हैं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपका कि सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में, वहां पर फ्लाइट को क्या किया जा रहा है, असेंबल किए जा रहे हैं। और एट 0845 आवर यानी 8:45 दिसंबर 18 दिसंबर 2024 को यहां से स्टैकिंग की जाएगी नोजल्स एंड स्पेसेस के आधार पर। फाइनली जो है इसको ये किए जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है, खास करके ये मिशन, ये कहीं ना कहीं गगनयान प्रोजेक्ट के तहत है। गगनयान के बारे में आप सभी को पता होगा कि जो गगनयान थो, ये ह्यूमन स्पेस और फ्लाइट कैपेसिटी है जिसको लॉन्च किया जाएगा, जो कि सी वाटर में इसको लैंडिंग की जाएगी और अर्थ में अर्थ से आपको इसको 3 दिनों के लिए मिशन जाएगा 400 किलोमीटर ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट से 400 किलोमीटर की दूरी पर वहां पर जाएगा। वहां पर जाकर क्रू को इसको बैलेंस किए जाएंगे और वहां इसरो प्रोग्राम करेगी, उसको रिसर्च करेगी, जानने की कोशिश करेगी। 18 दिसंबर आप कह सकते हो बेस पर। तो कहने का मतलब यहां पर है, तो इसरो जो है, तो ये प्रोग्राम है आपका L110 गगनयान प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेट होगा, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, लॉन्च किए जाएंगे, 3 मेंबर जा रहे हैं, 400 किलोमीटर, 3 दिनों तक का मिशन है। बैक सेफ्टी जो अर्थ पर फिर से सी में वाटर में लैंड करेगा। आपको बता दूं ये सारी कहानी जो है बहुत पहले भी ये चीजें हुआ है, तो इससे रिलेटेड आपको नहीं समझने की जरूरत है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देख सकते हो कि भाई यहां पर आपको बता दूं ओपेक्स के बारे में। ओपेक्स, डोनाल्ड ट्रंप पोटेंशियली रिटर्निंग टू व्हाइट हाउस के बारे में कहता है कि व्हाट हैज ओपेक प्लस डेलीगेट्स टू एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट टू हायर यूएसए ऑयल प्रोडक्शन को लेकर। उसकी एडमिनिस्ट्रेशन फोकस कर रहा है कि किस प्रकार से एनर्जी सेक्टर को डीरेगुलेट किया जाए, है ना। ऑयल आउटपुट को वो बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें से ओपेक्स प्लस मार्केट शेयर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब समझना होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, ओपेक्स प्लस मार्केट है क्या, या ओपेक्स है क्या, क्या है ये ओपेक्स की हिस्ट्री क्या है, इससे संबंधित हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे ओपेक्स के बारे में। इससे पहले एग्जाम में कई बार यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है ओपेक्स प्लस के बारे में कि ओपेक है क्या। दरअसल ओपेक जो है, ओपेक्स का जो फॉर्मेशन की बात करते हैं, ओपेक और उसके फॉर्मेशन और उसके पर्पस की बात करें तो ओपेक्स प्लस एक ओपेक्स मेंबर का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसमें से नॉन ओपेक्स मेंबर भी है, यानी ओपेक्स मेंबर और नॉन ओपेक्स मेंबर। जो वो देश जो ऑयल प्रोड्यूस करता है, सिंपल सी बात, वो देश जो ऑयल प्रोडक्शन करता है, वो देश जैसे कि क्रूड ऑयल बनाता है, तो कुछ मेंबर जो है ओपेक का सदस्य भी है, कुछ ऐसे मेंबर है जो ओपेक का सदस्य नहीं है फिर भी ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं। तो इन देशों का ये बनाया गया है कंप्लीटली इस बेसिस पर। अब सुनो, यहां पर आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो सदस्य है, ये देखिए ओपेक्स प्लस आप कह सकते हैं कोएलिशंस है, ओपेक्स मेंबर और नॉन ओपेक्स मेंबर, वो देश जो ऑयल प्रोड्यूसिंग करता है, ये सब मिलकर अलायंस बना रखे हैं, है ना, ऑयल के ग्लोबल ऑयल के प्राइस को स्टेबल करने के लिए, ताकि जो है ना, मान लिया कि बहुत सारे देश हैं और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और सब अपने अपने मन से ऑयल बेचना शुरू कर दे, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है मनमानी होगी, है ना। कोई ज्यादा दाम में बेचेगा, कोई कम में बेचेगा। तो सब लोगों ने मिलकर ग्रुप बना दिया, नाम रखा ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं, ऑयल पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, और प्लस ओपेक प्लस। ओपेक प्लस कौन है, वो देश जो ओपेक का मेंबर नहीं है लेकिन ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ये सब लोगों ने मिलकर 2016 में एक अलायंस बनाया था। अलायंस बनाने के बाद ये निश्चय किया कि हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स में खास करके पर्टिकुलरली जो है हम ऑयल का प्रोडक्शन करेंगे, हम उसको बेचेंगे, उसके साथ जो उसके प्राइस को भी मेंटेन करेंगे।
और अभी जो है ओपेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो ओपेक्स जो है 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। 12 सदस्य हुआ करते थे इसके अंदर में। ये 12 सदस्य कौन कौन से हैं? ये 12 सदस्य अल्जीरिया है, अंगोला है, आपको इक्वेटोरियल गायना है, आपको गैबन है, आपका ईरान है, इराक है, कुवैत है, लीबिया है, नाइजीरिया, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब इमीरात और वेनेजुएला, ये प्रमुखता रूप से। और नॉन ओपेक मेंबर कौन सा है भाई? वो 10 नॉन है आपका, जैसे अजरबैजान, बहरीन, बर्नोई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान, आपका ये है आपका। और कहा जाता है कि ओपेक्स प्लस कंट्री जो है करीब करीब 40% वर्ल्ड का क्रूड ऑयल इनके पास है और 80% वर्ल्ड जो है उनके पास प्रूवन है, यानी कि इनके पास ऑयल निकलने वाला है। ऐसी इनकी मान्यता है कि यहां पर इनका क्या हो सकता है इनके पास वो ऑयल का रिजर्वायर हो सकता है ना, रिजर्व हो सकता है। उसी प्रकार से इन लोगों का काम क्या है भाई? इन लोगों का काम जो है ये ओपेक्स प्लस ऑयल प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करके प्राइस को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं आपका। तो बहुत सारे सेल बूम इन यूएसए, इंक्रीज मार्केट शेयर बढ़ रहा है, तो ओपेक्स प्लस का इंपैक्ट आजकल बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल प्राइस स्टेबिलिटी को क्या करना है? बैलेंस करना है, वीक ग्लोबल डिमांड को यानी कि एक्सटेंड करना है। तो इस तरीके से आपका कह सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस के तौर पर आपको पूछेगा ओपेक्स प्लस के मेंबर के बारे में, उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में, उसके प्राइस वोलेटिलिटी के बारे में, किस प्रकार से प्राइस उसके बढ़ते हैं घटते हैं, किस प्रकार से प्राइस को कंट्रोल किया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ता। उसी प्रकार से एक और न्यूज है भाई, ये न्यूज है आपका आर्कटिक टुंड्रा एज ए कार्बन सोर्स से। जैसा कि हम सभी जानते हैं आर्कटिक रीजन के बारे में हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से कार्बन सिंक टू कार्बन इमिटर आर कंफर्म बाय न्यू एनालिसिस। तो एक आर्कटिक रिपोर्ट के माध्यम से ये पता चला है कि आपको जैसा कि पता चला था कि भाई आर्कटिक रीजन जो है एक टुंड्रा जो सिंक का काम करता है, पर सिंक न बन करके इमिटर के फॉर्म में। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि आर्कटिक टुंड्रा है क्या, फिर समझना होगा कि भाई उसका परमाफ्रोस्ट क्या होता है, सॉइल कंपोजिशंस क्या होता है, ज्योग्राफिकल लोकेशंस कहां पर है, क्लाइमेट कैसा है वहां का। ये पूरा रीजन आपके जियोग्राफी में प्रश्न के तौर पर पूछ सकता है। तो ये आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा। इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज है, इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है। तो देखिए यहां पर समझो, आर्कटिक टुंड्रा के बारे में अगर हम बात करें तो आर्कटिक टुंड्रा जो है एक तरीके के वास्ट ट्रीलेस बायोम कैरेक्टरिस्टिक है आपका। कोल्ड, ड्राई, रॉकी तराइन आप कह सकते हैं। आपका टुंड्रा का शब्द कहां से आया है? टुंड्रा शब्द आया है आपका फिनिश वर्ल्ड टुंटुरी से, जिसका मतलब होता है ट्रीलेस प्लेन, एक ऐसा इलाका जहां पर पेड़ ही नहीं है। ट्रीलेस शब्द से टुंड्रा शब्द आया है आपका। और वहां पर क्या होता है? वहां पर आपको परमाफ्रॉस्ट होते हैं। परमाफ्रॉस्ट का मतलब परमानेंटली फ्रोजन सॉइल, यानी कि वहां की जमीन पूरी तरीके से क्या है? फ्रोजन है। फ्रोजन का मतलब क्या होता है? मतलब आप कह सकते हैं जमा हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है आपका, है ना। स्टार्टिंग विद द मीटर ऑफ द सरफेस, है ना, 1-2 मीटर तक बर्फ जमा होता है। और अब समर के दिन में वहां केवल अपर लेयर जो है दिखते हैं, डीपर लेयर भी अभी भी वो फ्रोजन होते हैं आपका। फ्रोजन लेयर जो है रिस्ट्रिक्टेड प्लांट को रूट्स को बाहर नहीं निकलने देते हैं, ग्रोथ नहीं होते, जिसके कारण से पूरा इलाका क्या होता है? ट्रीलेस होता है, पेड़ पौधे होते नहीं वहां पर। टुंड्रा जो सॉइल होता है वो ज्यादातर रॉकी होता है। रॉकी का मतलब पथरीला होता है। वहां पर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, लो डिकम्पोजिशन रेट होने के कारण, क्योंकि डिकम्पोजिशन होता नहीं है। आप वहां के जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वो अकुमुलेट होते हैं, जमा होते हैं, लेकिन डिकम्पोज नहीं होते हैं। पीट फॉर्म कर लेता है वहां पर, आप कह सकते हैं ह्यूमस होता है पूरी तरीके से, एक कार्बन सिंक बन जाता है। लेकिन वहां पर ज्योग्राफिकल लोकेशन जैसे आर्कटिक टुंड्रा कहां पर, जैसे कनाडा ले लो, आइसलैंड ले लो, ग्रीनलैंड ले लो, ये पूरा इलाका आर्कटिक रीजन है आपका। पूरी तरीके से बायोम तैयार है, नॉर्दर्न मोस्ट बायोम की बात हम कर सकते हैं। ये आर्कटिक रीजन करीब करीब 5 मिलियन किलोमीटर में ये सारा ज्योग्राफिकल आर्कटिक रीजन जो है फैला हुआ है। वहां टेम्परेचर 0 डिग्री से 6 से 10 महीने तक 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर रहती है। विंटर में -60 डिग्री टेम्परेचर रहता है, समर में 5 डिग्री टेम्परेचर रहता है। एनुअल प्रेसिपिटेशन बहुत लो है, एक तरीके से डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है।
नेचुरल वेजिटेशंस की बात करें तो वेजिटेशन के नाम पर छोटे छोटे वृक्ष होते हैं, आपका ग्रासेस होते हैं, मॉसेस होते हैं, लाइकन्स होते हैं, आपको लीवर रोस्ट होते हैं, लेकिन पेड़ पौधा नहीं होता है उस तरीके का। एनिमल की बात करें तो पोलर बियर्स होता है, कैरीबॉ होता है, मस्क ऑक्स होता है, आर्कटिक फॉक्स होता है, यही सब वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अब आर्कटिक टुंड्रा की बात करें, कार्बन सिंक की कैसे बातें यहां पर कही जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि भैया किसी जमाने में कार्बन ट्री के एब्सेंस में कार्बन सिंक आर्कटिक टुंड्रा जो है, अब यहां पर जिस प्रकार से ऑर्गेनिक मैटर का अकुमुलेशन के कारण से पीट बन जाता है, रीजन जो है आपका इमिशंस आजकल हो रहा है, थॉविंग पर्माफ्रोस्ट हो जाए, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, माइक्रोब्स बढ़ रहा है, ऑर्गेनिक मैटर डाउन होता जा रहा है, CO2 CH4 का रिलीज होता जा रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि यहां पर भी आजकल आप कह सकते हो कि भाई तापमान बढ़ने की खबर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से दिक्कत होगी। तो ग्लोबल कार्बन ट्रेंड्स CO2 इमिशन 2024 में प्रोजेक्ट में 6 मिलियन टन के आसपास बढ़े हैं उस पूरा रीजन के अंदर में, तो तापमान जो है बढ़ेंगे और जिसके कारण से फ्रोजन जो है धीरे धीरे पिघलता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूज का। नेक्स्ट न्यूज जो है आपका वाइगा ट्राइब से रिलेटेड है। वाइगा ट्राइब्स, अगर हम वाइगा ट्राइब्स की बात करें, वाइगा ट्राइब्स जिसको जोधाबाई बाई को मिला है पद्मश्री, जोधा आप कह सकते हैं कि जोधैया बाई सेलिब्रेटेड वाइगा ट्राइब्स आर्टिस्ट हैं, पद्मश्री अवार्ड इनको मिला है। ये 15 दिसंबर 2024 को इनकी मृत्यु हो गई, पास अवे हो गई 46 साल की उम्र में, है ना, बीमारी के कारण, लंबे समय बीमारी के कारण से, है ना। अब इनको मिला। अब आपको एग्जाम में क्या पूछेगा, ये पूछेगा इस ट्राइब्स के बारे में पूछेगा कि पैगा ट्राइब्स होता क्या है ना। अब पैगा ट्राइब्स के बारे में पूरी तरीके से आपके एग्जाम में पूछेगा, तो ये दरअसल ये ट्राइब्स है क्या, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये ट्राइब्स जो है, खास करके जो वैगा ट्राइब्स है ना, वैगा ट्राइब्स, ये इंडिया का पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप है, यानी PVTG है। ये क्या है, PVTG है आपका। और ये जो PVTG है ये प्राइमरी जो है मध्य प्रदेश में रहता है। तो ये ऐसे, अगर हम पर्टिकुलर ट्राइबल की बात करें तो छत्तीसगढ़ में रहता है, झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, इन सभी जगहों पर फैगा ट्राइब्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इनकी ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिस है, जो आपको सदियों से करते आ रहे हैं इनकी लाइवलीहुड के लिए, ये सेमी नोमैडिक्स होते हैं, ये घुमंतु होते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर वो घूमते रहते हैं, बेवर्स होते हैं आपका, बेवार्स। उनका काम होता है टैटू बनाना, टैटूइंग, यानी कि इंटरलैंड का कल्चर है, टैटू बनाती है आपका गांव-गांव में जाकर। महुआ ट्री, महुआ ट्री जो है ये इनसे जो है फर्गामेंट करके शराब बनाती है, इंटॉक्सिकेंट आपका शराब बनाती है, महुआ का शराब इनका कल्चर है। इसके बाद बंबू के इन्होंने बहुत सारे डेली लाइफ में बंबू का यूज करके रिसोर्सेज बनाती हैं। साथ में बैगा ट्राइब्स जो पहली कम्युनिटी है भारत का जिनको हैबिटेट राइट्स मिला था, है ना, डीप कॉन्सेप्ट। उसकी प्रकाश जोधाबाई के बारे में कहा जाता है कि जोधिया बाई जो है जिनका कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है कि इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज की गई थी वैगा ट्राइब्स आर्ट्स में, खास करके इनको 2023 में पद्मश्री अवार्ड मिला, खास करके एक्सेप्शनल आर्ट के फील्ड में इनको मिला। तो इस तरीके से ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस के तौर पर पूछ सकता है। ठीक है, इसके हैबिटेट से लेकर एवरीथिंग के बारे में आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछेगा। तो ये था आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, ये प्रमुख न्यूज के बारे में हम लोगों ने जो कि पढ़ा, हम लोगों ने समझने की कोशिश की, है ना। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे UPSC परीक्षा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को अधिक तक शेयर और कमेंट करके अपनी सलाह जरूर दें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।